सबसे पहला स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले ये पॉइंट को समझो कि वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्ब कितने हैं, वर्ब के फॉर्म कितने टोटल। तुम लोग ज़्यादा माथा लगाते क्या हो कि हर एक चीज़ को बारीकी से देखना शुरू करते हैं। कमेंट, कुछ चीज़ों को तुमको नॉर्मली देखना है। नॉर्मली देखने का इन द सेंस कि इसके ट्रिक को समझना है कि कौन सा चीज़ का यूज कैसे होता है। जैसे वर्ब के पहला फॉर्म का कौन क्या नाम है, V1। क्या नाम है, V1 नाम है, यही है ना, V1। V1 है। अब सबसे पहले ये होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। तो जब हम इसके यूज को समझेंगे कि इसका यूज कहाँ होगा, तो समझो इसका यूज कहाँ करेंगे। सबसे पहली बात, इसका यूज करेंगे शॉर्टकट में बोले तो आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एक बात समझ के चलो, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और वर्ब जो है हमेशा किसके अकॉर्डिंग आता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब इसके पर्सन के अकॉर्डिंग चलें, अकॉर्डिंग टू पर्सन। अकॉर्डिंग टू पर्सन क्या होगा, पहला तो फर्स्ट पर्सन होगा। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा सेकंड पर्सन। तीसरा थर्ड पर्सन। लेकिन थर्ड पर्सन का कौन सा नंबर, प्लूरल नंबर। तो इन सभी में क्या लग जाए, V1 लगे। उतना नहीं याद रहता है आपको, इस बात को याद रखिए कि आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगेगा, V1 लगेगा। समझ में आया बेटा, घर पे पढ़ ले। आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगेगा, V1 लगेगा। ये हो गया V1 का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कितने हेल्पिंग वर्ब आते हैं, कितने हेल्पिंग वर्ब, तीन। डू, डज और डिड। डू डज और डिड यही आते हैं, जिसमें से डू क्या है, प्लूरल है। डू क्या है, प्लूरल है। डज क्या है, सिंगुलर है। और डिड क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही है, ठीक है। लेकिन अब डू और डज का टाइमिंग क्या है, प्रेजेंट का। कौन सा, प्रेजेंट का। और डिड का क्या है, पास्ट का। इतना मतलब किसी को दिक्कत नहीं है कि V1 के साथ कितने हेल्पिंग वर्ब है, तीन हेल्पिंग वर्ब। कितने हैं, तीन है। डू डज और डिड है। तो डू और डज क्या है, कौन सा टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में। और डिड कौन से टाइम में, पास्ट के टाइम। उसमें से भी क्या, डू क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप के सब्जेक्ट के साथ। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये V1 हो गया। अब इस पे स्ट्रक्चर्स को देखो, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे नॉर्मली। सबसे पहले क्या देगा, ये सब्जेक्ट देगा। सब्जेक्ट के साथ क्या देगा, V1 देगा। V1 के बाद क्या देगा, सीधे देगा अदर वर्ड। सीधे क्या दे देगा, अदर वर्ड। अभी हम केवल वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं चल रहे हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा में क्या लिखा हुआ है, दूसरा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म बहुत ज़्यादा अद्भुत है। अद्भुत कहने का इन द सेंस कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट में लगेगा। सिंगुलर में भी लगेगा और प्लूरल में भी लगेगा। मतलब इसके लिए सिंगुलर प्लूरल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन डजंट मैटर, कोई मैटर ही नहीं करेगा। बोलेगा हम सब में लगेंगे। जैसे नमक, सब्जी किसी का भी हो, सब में लगेगा। कोई मतलब है किसी भी सब्जी में नमक देने का कोई यूज है, लगेगा मतलब देना ही देना है, कंपलसरी है। तो ये बस इसका टाइमिंग क्या याद रखना है, पास्ट में। पास्ट में भी वो भी कब, पास्ट में वो भी कब, जब एक्शन क्या हो, एक्शन कंप्लीट हो प्लस टाइम दिया हो। एक्शन कंप्लीट हो प्लस
टाइम दिया, बहुत सिंपल है। हाँ, बस याद ये रखना है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, इसके साथ किसी भी प्रकार के कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब चलो वर्ब के थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में क्या है? सबसे पहली बात, थर्ड फॉर्म का नाम ही क्या है? परफेक्ट। क्या नाम है? परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि हैव वर्ब। परफेक्ट यानी कि हैव वर्ब। देखो, परफेक्ट यानी कि कौन सा वर्ब? हैव वर्ब। तो हैव वर्ब में क्या सब आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? हैव आएगा। सेकंड में क्या आएगा? हैज आएगा। और थर्ड में क्या आएगा? हैड आएगा। इतना कोई इशू है? जिसमें से हैव क्या होगा? प्लूरल होगा। हैज क्या होगा? सिंगुलर होगा। और हैड क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। कोई दिक्कत? इतना में कोई इशू नहीं है। अब तीनों को थोड़ा अलग अलग करके समझते हैं। जैसे हैव है प्लूरल, क्या है? प्लूरल किस सब्जेक्ट में? तो आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि हैव भी क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। कोई इशू नहीं है। बस दूसरा चलो, दूसरा में क्या है? हैज। हैज क्या है? सिंगुलर। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर इन द सेंस चाहे काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो या अनकाउंटेबल हो। काउंटेबल सिंगुलर सब्जेक्ट, पहला ये हो गया। और दूसरा अनकाउंटेबल सब्जेक्ट। अनकाउंटेबल सब्जेक्ट, दोनों ही केस में क्या लगेगा? अब बोला जैसे इसमें आप जो है सिंगुलर प्लूरल क्यों नहीं दिए? क्योंकि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो अनकाउंटेबल में तुम सिंगुलर या प्लूरल ढूंढने की आवश्यकता ओ नालायक, इधर ध्यान है, इधर ध्यान दे, इधर सो रहा है बावरा कहीं के। कर ले रिवीजन, दोबारा कराएंगे भी नहीं, लास्ट रिवीजन क्लास है। ये हो गया। तीसरा क्या? हैड। तो हैड क्या है ना, ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, बशर्ते इसका टाइम क्या है? पास्ट है। ये तो हो गया हैव हैज हैड का अलग अलग। अब एक पॉइंट यहां पर नोट याद रखना है कि हैव, हैज और हैड के बाद जो मेन वर्ब है वो हमेशा क्या होगा? V3 होगा। अब दोनों एक दूसरे से कंबाइंड है, मतलब ये जहां यदि हेल्पिंग वर्ब हैव हैज हैड है तो मेन वर्ब क्या होगा? V3। यदि मेन वर्ब हैव हैज हैड है तो, सॉरी, मेन वर्ब यदि V3 है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगा? हैव हैज और हैड ही होगा। इसमें कोई परिवर्तन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। फॉर्म चेंज कर सकता है लेकिन कभी भी अपना जो है रियल ऑरा नहीं छोड़ेगा, मतलब रियल जो मीनिंग सेंस है उसको भी नहीं छोड़ेगा। दैट मीन्स हैव हैज हैड यदि हेल्पिंग वर्ब होगा तो किसी न किसी रूप में मेन वर्ब इसके साथ V3 आएगा, और यदि V3 होगा तो हैव हैज हैड साथ में आएगा ही आएगा। उसमें कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए स्ट्रक्चर की बात करते, कैसे होगा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर देखो, पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज और हैड, तो मेन फॉर्म। अब जिस टेंस में जाए अलग अलग कर देंगे। इसके बाद अदर वर्ब, जो भी दो। क्लियर? ये हो गया V3 का। अब चलते किस पे? V4 पे। V4 का क्या है? इसका क्या नाम पड़ जाएगा? कंटिन्यूअस। 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 तो कंटिन्यूअस के लिए देखो, सबसे पहली बात, इसके लिए कोई भी, इसके लिए सिंगुलर वर्ब क्या सब आएगा और प्लूरल वर्ब क्या से आएंगे? सो देखो, यदि सिंगुलर की बात करें इसके लिए इज और
वाज आएगा, इज और वाज आएगा। यदि हम प्लूरल की बात करें तो आर और वेयर आएगा। यदि V4 के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो इज और वाज होगा, और यदि एक से अधिक के लिए यूज करेंगे तो आर और वेयर होंगे। लेकिन मॉरल ऑफ द थ्योरी यह है कि इज एम आर और वाज वेयर, इज एम आर और वाज वेयर। इज एम आर किस में? प्रेजेंट में, और वाज वेयर किस में? तो पास्ट में। लेकिन हमेशा मेन वर्ब क्या होगा? V4। जैसे इसमें था ना कि हैव एज हैड के लिए मेन वर्ब क्या था? V3 था। तो उसी प्रकार से इज एम आर और वाज वेयर के लिए मेन वर्ब हमेशा क्या होगा? टाइमिंग भले चेंज हो जाए लेकिन मेन वर्ब हमेशा क्या रहेगा? V4 ही रहेगा। होता है ना, सीट भले चेंज हो जाए, पार्टी भले चेंज हो जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेगा, कभी आरजेडी में तो कभी बीजेपी में। तो सेम चीज है, अब चाहे प्रेजेंट में जाए या पास्ट में जाए, लेकिन लास्ट अंततः रहेगा क्या? मेन वर्ब V4 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं चाहेगा। तो ये कहां तक देखे अपने लोग? देखो V1 देख लिए, V1, V2, V3, V4। अब चलते हैं V5 में। ये तो बहुत छोटा ही है। V5 क्या होता है? तो सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर है तो होता है मतलब सब्जेक्ट भी क्या लेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ सब्जेक्ट जो भी लगेगा वो क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। ठीक है। अब सिंपल सी बात याद रखना है कि ये बना कैसे है। इसके बनने का एक सिंपल सा थ्योरी है कि V1 में यदि एस या एस को हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? V5 बन जाएगा। तो जब V1 था तो प्लूरल था, V1 था तो प्लूरल था, लेकिन V5 बना तो सिंगुलर बना। इससे क्या कॉन्सेप्ट निकलता है कि जब नॉन जन्म से प्लूरल होता है लेकिन एस से एस जोड़ने पर वो सिंगुलर बनता है। लेकिन नॉन बोलना, सॉरी, वर्ब जो है जन्म से क्या होता है? प्लूरल होता है, एस से एस जोड़ने से सिंगुलर बनता है। लेकिन नाउन में क्या है ना, नॉन जन्म से सिंगुलर होता है, जैसे बॉय सिंगुलर होता है। अब इसमें एस से एस जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। सिंपल सी बात। और एक बात और ध्यान रखना है कि इसके साथ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। यदि हेल्पिंग वर्ब आएगा तो फिर V5 नहीं आएगा। तो दो ऐसे वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, जो कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा, और दो ऐसे हैं जो कभी वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं। समझ गया? नो हेल्पिंग वर्ब तो सही है, लेकिन ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी आ सकता है? नहीं आ सकता। अब जिसको जो पॉइंट नोट करना है करो, यहां से नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ो। अब चलते हैं किस में? स्ट्रक्चर के बेसिस पे अब टेंस को देखते हैं। ठीक है, चलो। टेंस टोटल कितने टाइप के हैं उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, सीधे टेंस के टॉपिक बाय टॉपिक। सबसे पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है? ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है सो समझो। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड, यही है ना? तो इसमें हम सब कुछ बता दिए हैं कि सब्जेक्ट दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला सब्जेक्ट होगा सिंगुलर और दूसरा क्या होगा? प्लूरल। तो सिंगुलर में V5 और प्लूरल में V1। अफर्मेटिव में हो गया क्लियर? ये अफर्मेटिव है। ठीक। दूसरा क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है सो समझो। नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यही है ना?
बोलो, यही है ना स्ट्रक्चर। हाँ, इसमें देखो V1 के यूज तो बताना नहीं है, बस ये डू और डज। तो डू और डज के यूज में समझो, तो डू का यूज होगा आई प्लस प्लूरल में, और डज का यूज होगा सिंगुलर में। किसमें? सिंगुलर में। कोई दिक्कत? बस ध्यान ये रखना है कि यदि डू डज हेल्पिंग वर्ब है, यदि डू डज हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब हमेशा क्या होगा? V1 होगा। अच्छे से समझो, यदि हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो मेन वर्ब हमेशा क्या होगा? तो V1 ही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया प्रेजेंट। अब इसी को तुम यस नो इंटरोगेटिव बनाओ, WH बनाओ, वो तुम्हारे हाथ में हो, उतना भी बच्चे नहीं हो। अगला कौन सा है? दूसरा प्रेजेंट, प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट करने से पहले एक चीज़ हम बता देते हैं, रुक जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें एक चीज़ समझ लो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे स्पेशल वर्ड्स, स्पेशल, ये ग्रामर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। देखो, कुछ ऐसे वर्ड है जो यदि तुमको दिखेगी सेंटेंस में लगा हुआ है, दैट मीन्स क्या ये सेंटेंस किसका है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे ऑलवेज, ठीक है, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, ठीक है, एवरी से रिलेटेड। देखो एवरी दे दिया, अब इसमें तुमको डे लगाना है, क्या बोलते हैं, मंथ लगाना हो, ईयर लगाना हो, एसेट्रा कुछ भी लगाना हो। तो समझ गया? और क्या है? और भी कुछ है? कुछ भी ऐसा सेंस हो सेंटेंस का जो रेगुलर एक्शन को बताए। किसको बताए? रेगुलर एक्शन को बताए। उसमें भी क्या लगाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाना है। यदि कोई सेंटेंस ऐसा है जो नेचुरल एक्शन को दिखाए, नेचुरल एक्शन, नेचुरल एक्शन यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ब्रह्मांड का वो सत्य जिसको हम या आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे सेंटेंस को भी किस में रखेंगे? प्रेजेंट इन। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, हम या आप कुछ भी करेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस टाइप के सेंटेंस 2 और 2 4 होते हैं। कितनों मैथमेटिशियन बड़ा बन जाओ, 5 नहीं बना सकते, ठीक है ना? 2 और 2 4 ही होते हैं। अब कितने बड़े मैथमेटिशियन हैं इट डजेंट मैटर, 4 ही होते हैं, ठीक है। या ऐसा कोई काम लगे जो हैबिचुअल एक्शन है, क्या है? हैबिचुअल एक्शन है, तो उसको भी किस में रखेंगे? उसको भी रखेंगे किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। हाँ, एक केस है, ये स्पेशल केस है, याद रखना, ये स्पेशल केस ये है कि ऐसा कोई फ्यूचर का प्लान, फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान जो 90% से अबव ज्यादा उम्मीद है कि वो एक्शन उसी में होगा, उसको भी किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे। प्रधानमंत्री कल आएंगे, इस डेट को आएंगे, मतलब आएंगे। चुनाव आयोग 11 को होना था, 11 को ही हुआ। 6 को होना था, 6 को ही हुआ। तो जैसे कोई प्लान है जो कि लगता है तुमको कि मैक्सिमम कंडीशन ये है कि वो होना ही होना है, उस सभी एक्शन को किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और किस स्ट्रक्चर पे बनेगा? इस स्ट्रक्चर का बेस क्या हो, इस सेंटेंस का बेस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, यही होगा ना? यही हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बढ़े आगे, इसको हटाओ, भद्दा लग रहा है। चलो, ये हो गया किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इसी में कंडीशनल आता है। इसमें क्या है? कंडीशनल है। कंडीशनल का सेंस क्या है सो समझो। कंडीशनल पहचानना कैसे? यदि किसी सेंटेंस, कंडीशनल मतलब देखो 2 सेंटेंस होंगे कंडीशनल में 2 सेंटेंस होंगे, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। यदि तुम आओगे तो पढ़ोगे, मतलब पहला एक्शन होगा तभी दूसरा होगा। तो जितने भी शर्त वाले एक्शन होते हैं वो होता है कंडीशनल। अब इसमें कैसे पहचानना कि इंडेफिनिट का कौन सा होगा? यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में इफ
वेदर, एज सून एज, या एज वेल एज लगा हो। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे होगा? स्टार्टिंग किससे होगा? सिंपल प्रेजेंट यानी सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। ये तो पहला पार्ट हो गया। हमने क्या बोला? कंडीशनल में दो पार्ट होंगे। पहला वाला जिसमें इफ, वेदर, एज सुन एज वेल एज लगा होगा, उसको किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन दूसरा पार्ट होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें कोई इशू है? नहीं ना है? ठीक है। ऐसा कोई सेंटेंस जिसका स्टार्टिंग इन सभी वर्ड से होंगे, तो पहला जो पार्ट होगा उसका रहेगा किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। और दूसरा पार्ट किसमें रहेगा? सिंपल फ्यूचर में। बाबू स्ट्रक्चर्स को, वर्ब के फॉर्म को याद कर लीजिए, यदि समझ उतना देर दिमाग मेमोरी में नहीं रहता है तो कम से कम वर्ब फॉर्म तो याद रखना ही पड़ेगा। हर चीज टीचर तो नहीं कर देगा, हम कितना देते तुमको याद थोड़े कर देंगे। हम समझा सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा डीपली कॉन्सेप्ट तोड़ तोड़ के बता सकते हैं। अब याद तो हम नहीं करेंगे कि V1 होता है V5 होता है, वो समझना पड़ेगा, खोपड़िया खुद लगाना। तो ऐसे सेंटेंस को किस में रखना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है ना, प्रेजेंट तब कंटिन्यूअस, दैट मीन्स क्या? सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर। फिर से समझा रहे, कंटिन्यूअस यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर। अब ये तो समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं कि इज और एम और आर कहाँ लगता है। सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा क्या लगेगा? सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, यदि सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगेगा। ये तो बच्चों वाली सेंस है, इसमें कोई ज़्यादा तीर मारने वाली बात है नहीं। नेगेटिव के लिए नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव भी और WH भी अपने तरीके से बनाना है। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि V4 जो बना कैसे बना? V1 में ING जोड़ के। बट ये कंडीशन केवल 90% है। ये चीज़ केवल क्या है? 90% है, 100% तो है ही नहीं। बहुत बच्चा इसको 100% मान लेता है। कैसे सर? जैसे तो बोलेगा आई एम थिंकिंग, ये आई एम थिंकिंग कभी सही नहीं है। ठीक है, आई एम थिंकिंग सही नहीं है। जैसे आई एम स्मेलिंग, ये भी सेंटेंस सही नहीं है। आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, ये भी सेंटेंस किसी भी कंडीशन में सही नहीं। तो सिंपल सी बात है। अब तुम्हारे मन में सवाल आता होगा, सर यदि इसमें ING लगेगा नहीं तो जो इसका हिंदी वाला सेंटेंस है कि मैं सोच रहा हूं, इसका इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा क्या? या बनेगा या नहीं बनेगा? दिमाग में बताना चाहिए। जनरली थ्योरी है कि यदि हम सेंटेंस दे रहे हैं, बीच में बोलो मत। जैसे तुम सेंटेंस दे दिए हम तुमको कि मैं सोच रहा हूं, इसको अंग्रेजी में बोलना है। कोई तुमसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग मैन, को अंग्रेजी में मिल गया, बोल रहा है। तुमको बताना है ना कि मैं सोच रहा हूँ, तो मन में सोच रहा है कि मुझे बताना है इसको मैं सोच रहा हूँ। एक्सप्लेन कैसे करें? क्यों? तब एक्सप्लेन तो कर नहीं पा रहे हो। रीजन क्या है कि सर ने तो बोला था कि आई एम थिंकिंग गलत है। यदि हम गलत बोल दिए, अंग्रेजवा हंसेगा, कैसन गवार बिहारी है ना। तो अच्छा, आखिर इसका सेंटेंस क्या बनेगा? कुछ तो बोलना है, ये थोड़े बोले ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अपने यहाँ जो अंग्रेज वगैरह आते हैं ना, हम देखे हैं कई सारे वीडियोस में, व्हाट आर डूइंग, मतलब इशारा इतना लाजवाब करता है जिसका जवाब ही नहीं है। तुम सोचने का इशारा क्या करोगे? समझ लेगा तुम पागल आ गए, क्योंकि एक इशारे के मल्टीपल मीनिंग होंगे। इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? सो देखो, जिस वर्ब को हम ING नहीं जोड़ेंगे, किसको नहीं जोड़ेंगे, सो भी देख लो।
तुम्हारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो दो तरीके का है, इसका सेंस दो तरीके। पहला जो एक्शन होता है वो होता है फिजिकल एक्शन। पहला क्या होता है? फिजिकल एक्शन। अब फिजिकल एक्शन मतलब क्या हो गया? तुम ऐसा कोई कार्य करो जिसमें बॉडी का मूवमेंट हो, बॉडी हिले, एफर्ट लगे। एक ऐसा है जो जिसमें बॉडी वॉडी हिलाने की जरूरत नहीं है। दोस्त को पैसा ठगने का प्लान बनाना है, कौन सा बॉडी हिलेगा? बस बैठे बैठे सोच रहे हैं। लेकिन लूटना है दोस्त को, आंख में मिट्टी डाल देना है, मिर्ची छीट देना है, इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैच देखे हो तो जब प्लेयर एंट्री करता है ग्राउंड पे तो मन में सोच रहा होता है क्या करना है। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बॉडी का मूवमेंट तो होना जरूरी है। तुम बल्ला चलेबे नहीं करो, तुम सोचो कि बाउंड्री के बाहर लग गया 106 मीटर का छक्का, इज दिस पॉसिबल? नहीं है ना। तो मतलब कुछ ऐसे तो करना ही पड़ेगा जिससे जो सोचे है उसका रिजल्ट मिले। तो जिस एक्शन को करने के लिए बॉडी मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्शन। जिसमें बॉडी मूवमेंट नहीं होता, केवल वो वर्क माइंड से होता है। आप सोचिए किसी के बारे में, प्लान बनाइए, प्लान आज घर पे जाना है, कैसे ही बहाना करके बर्तन नहीं धोना है। तुम लोग तो कुछ तो ऐसे सोचोगे, तो छोटा सा ईटेवा तोड़ लेना, ऐसे लगा लेना, देख हम गिर गलियो, हमारा जो है घुटना टूट गया है, उंगली फूट गया है, अब हम हिलेंगे नहीं। 4 दिन तक माए के बाप रे कर रहे हैं, खाना बना तब ठीक हो गया। मतलब क्या, मैं एक है फिजिकल एक्शन, एक है मेंटल एक्शन। फिजिकल एक्शन में हम आईएनजी को जोड़ सकते हैं, लेकिन मेंटल एक्शन में आईएनजी को नहीं जोड़ सकते। जैसे प्ले है तो प्ले खेलने के लिए तो बॉडी हिलाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। लेकिन इसमें मान लो सोचना है, थिंक में क्या करो, आईएनजी जोड़ोगे नहीं। ये मिस्टेक अक्सर बच्चा करता है। इसको क्या बोलेगा? आई एम थिंकिंग। यू आर गधा, यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर जस्ट लाइक एस। अब पॉइंट ये है ना कि हर चीज में आईएनजी जबरदस्ती जोड़ना चाहता है, तो कभी भी मेंटल एक्शन में आईएनजी नहीं जोड़ेंगे। ये तो हो गया, नहीं जोड़ेंगे, आखिर बनेगा क्या? मुद्दे की बात ये थी। नहीं बनेगी तो समझ में आ गया, चलिए नहीं बनेगा बोल दिए, बनेगा क्या? तो जितने भी मेंटल एक्शन है, एक कम वक्त को क्या हो गया, जितने भी मेंटल एक्शन है सब मेंटल एक्शन को किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये जो सेंटेंस है, मैं सोच रहा हूं, इसका सेंटेंस सही जो ट्रांसलेशन होगा आई थिंक। समझ गए? क्लियर है? यही था कंटिन्यूअस का मेन कॉन्सेप्ट। अब इसमें भी कुछ बातें ध्यान रखनी है कि ऐसा कैसे सर, पहचानना कैसे है। क्योंकि हिंदी में तो चलो पहचान लेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, कुछ हद तक, नॉट फॉर 100% श्योरिटी, कुछ हद तक पहचान जाइएगा। या हाँ, इस पे नहीं जाना है। कुछ टीचर्स को देखें जबरदस्ती लागू करता है कि रहा है, रही है, लगा है मतलब कंटिन्यूअस ही है। ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए? कि जबरदस्ती लगा गिनता है, ती है, बोलेंगे वो पपीता है, इसमें कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो जबरदस्ती चीज़ों को, ग्रामर एक बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज वाली चीज़ें हैं। आपको ग्रामर और मैथ ब्रेन का चीज़ है, मेमोरी से समझना पड़ेगा। हिंदी व्याकरण नहीं है कि हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार पे आप सीख जाइएगा, ठीक है? तो हम पॉइंट कहाँ पे थे? हाँ, स्पेशल वर्ड। इसके भी कुछ स्पेशल वर्ड है, स्पेशल वर्ड्स हैं। इसके स्पेशल वर्ड्स में एक ही सेंस आएगा कि काम प्रेजेंट में क्या है? जारी है। और प्रेजेंट का सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में कब शुरू हुआ इसका कोई लिखित नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड ना हो कि कब शुरू हुआ, लेकिन इतना पता हो कि वो काम प्रेजेंट में क्या है। तुम बोलोगे मैं पढ़ रहा हूं, अब कब पढ़ना शुरू किया ऐसा कोई है नहीं। तुम कितना बजे पढ़ना शुरू किया, कै बजे, कितना मिनट पे, कौन दिन से, कोई फिक्स है? अब बोले मैं 12वीं में पढ़ रहा हूँ, पढ़ना कब शुरू किया होगा? नर्सरी में, एलकेजी में आ भा फा करता होगा, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। एक्शन कब स्टार्ट हुआ, नो रिकॉर्ड, लेकिन प्रेजेंट में हो रहा है ये पता है। ऐसे सेंटेंस को बोले प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहचानने के लिए सबसे पहला जो फेमस वर्ड है वो है नाउ।
एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के साथ इवनिंग भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, मतलब कोई भी टाइमलाइन का हो सकता है। और कैसा था स्पेशल वर्ड में प्रेजेंट कंटिन्यूस का? नाउ, एट द टाइम, एट द मोमेंट, और एक कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली एक्सेट्रा करो, सिंपल सी। तो ऐसे कोई वर्ड लगे जिसमें ये पता चल रहा हो कि काम अभी जारी हो, लेकिन समय नहीं दिया है कि कब से जारी है। इन सभी सेंटेंस को किस में रखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किस में रखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। चलिए आज का क्लास इतना ही। 8:11 हो गया सर। तो लो टाइम क्यों नहीं बताया मुझे?